हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस सीरीज। इससे पहले की वीडियो में हमने हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट कवर किया था और आज की वीडियो में हम हमारा चैप्टर नंबर 2 जो कि फ्रीडम को लेकर रहने वाला है इसको कवर करेंगे। तो चलिए अब हम हमारा चैप्टर नंबर 2 फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया की सबसे प्रीशियस चीज क्या है, तो कुछ लोग तो कहेंगे कि पैसा है, कुछ लोग कहेंगे सक्सेस है, कुछ लोग कहेंगे पावर है। लेकिन जो हमारी हिस्ट्री है वो हमें बताती है कि इनमें से सबसे ज़्यादा जो वैल्यूबल चीज़ है वो है हमारी फ्रीडम, यानी कि हमारी स्वतंत्रता। क्योंकि अगर इंसान के पास फ्रीडम ही ना हो तो वो अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी नहीं सकता। इसीलिए जो हमारी हिस्ट्री है उसमें हमारे ऐसे लाखों लोग आए जिन्होंने कि फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया, जेल गए और यहाँ तक कि अपनी जानें तक दे दी। तो चलिए देखते हैं कि फ्रीडम इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। द आइडियल ऑफ फ्रीडम यानी कि फ्रीडम के आदर्श कौन कौन से थे। तो भाई सबसे पहला पॉइंट आता है, फ्रीडम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो भाई सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि फ्रीडम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। यानी कि जो हमारी फ्रीडम है वो सिर्फ एक राइट ही नहीं है, ये हर एक इंसान की बेसिक नीड है। सोचो, अगर आपको कहा जाए कि आप स्कूल नहीं जा सकते, अपनी पसंद का करियर चूज नहीं कर सकते या अपनी ओपिनियन भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्या ऐसी लाइफ अच्छी होगी? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए हर इंसान फ्रीडम के साथ जीना चाहता है। तो इसी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए हिस्ट्री में कई लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी डेडिकेट कर दी। अपने जो पूरा स्ट्रगल था वो हिस्ट्री में फ्रीडम के लिए ही, प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रीडम को लगा दी। तो इसमें हमारे जो स्ट्रगल में दो इम्पोर्टेंट आइडियल्स आते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे नेल्सन मंडेला और सेकंड जो हमारे आते हैं वे हमारे आते हैं आंग सान सू की। तो ये हमारे दो ऐसे इंसान थे जिन्होंने कि फ्रीडम के लिए खूब सारा स्ट्रगल किया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, वो हम बात करें नेल्सन मंडेला के स्ट्रगल को लेकर। तो भाई सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा नेल्सन मंडेला का है। तो जो हमारे नेल्सन मंडेला जी थे वे हमारे साउथ अफ्रीका के ग्रेट लीडर थे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ये आपके नेल्सन मंडेला जी है। तो भाई उस टाइम का सीन क्या था, जब हमारे नेल्सन मंडेला जी थे तो उस टाइम साउथ अफ्रीका में अपार्टेड सिस्टम चलता था, जिसे हम रंग भेद भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट वाला सिस्टम चलता था। तो भाई ब्लैक और व्हाइट लोगों के साथ अलग अलग बिहेवियर करना, यानी कि यहाँ पर दो तरह के जो लोग थे उनको दो भागों में बांट दिया गया था उनके कलर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले ब्लैक लोग, सेकंड हमारे व्हाइट लोग। तो भाई यहाँ पर जो ब्लैक पीपल थे उनको ना तो इक्वल राइट्स दिए जाते थे, ना ही उन्हें फ्रीली ट्रैवल करने का राइट्स थे और ना ही अच्छी एजुकेशन उन्हें मिलती थी। इसी के साथ साथ हर जगह पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव भी होता था। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि हमारा बहुत ही अनफेयर सिस्टम था, यानी कि बहुत ही बेकार सिस्टम था, बहुत ही नीचा सिस्टम था, जिसमें कि रंग के आधार पे, कलर के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। सेकंड, अगर हम बात करें मंडेला जी के सेक्रीफाइस के बारे में, तो भाई नेल्सन मंडेला ने इस इनजस्टिस को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने अनजस्टिस लॉ और जो डिस्क्रिमिनेशन था उसके अगेंस्ट उन्होंने स्ट्रगल शुरू किया। तो इसी स्ट्रगल की वजह से उन्हें 27 ईयर्स तक जेल में रहना पड़ा, प्रिजन में रहना पड़ा। तो भाई सोचो, 27 साल कोई छोटा टाइम नहीं होता। लेकिन इतनी डिफिकल्टीज के बाद भी जो मंडेला थे उन्होंने अपनी फ्रीडम की फाइट नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से ज़्यादा जो फ्रीडम थी उसको इम्पोर्टेंस दी। यानी कि उन्होंने अपने पर्सनल कंफर्ट्स का सेक्रीफाइस किया और फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया। तो भाई ये हमें सिखाता है कि फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए कभी कभी हमें सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं। अगर हम बात करें हमारे मंडेला जी के रियल एम के बारे में, तो भाई यहाँ पर ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे नेल्सन मंडेला जी थे वे सिर्फ ब्लैक पीपल के राइट्स के लिए फाइट नहीं कर रहे थे। उनका जो ड्रीम था, उनका ड्रीम एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना था जहाँ पर हर सिटीजन को इक्वल फ्रीडम और इक्वल रिस्पेक्ट मिल सके। यानी कि उनका स्ट्रगल किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं बल्कि जो हमारा पूरा ह्यूमैनिटी सिस्टम है उसके लिए था। तो इसी वजह से जो हमारे नेल्सन मंडेला जी है उनको दुनिया की ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स में काउंट भी किया जाता है। तो ये तो हमने समझा हमारे नेल्सन मंडेला का एग्जाम्पल। अब जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल आता है वो होता है आंग सान सू की। तो ये कौन थे भाई? ये हमारे म्यांमार के डेमोक्रेसी के लीडर थे। तो ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी अपने देश में डेमोक्रेसी और फ्रीडम के लिए जो पीसफुली स्ट्रगल है उसको इन्होंने किया। तो गवर्नमेंट ने उनके कई सालों तक हाउस अरेस्ट में रखा। हाउस अरेस्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आप इसको समझिए कि हाउस अरेस्ट आखिर
होता क्या है। तो भाई हाउस अरेस्ट में ऐसा होता है, जो इंसान है उसको जेल नहीं भेजा जाता, लेकिन उसे अपने ही घर से बाहर निकलने की परमिशन भी नहीं होती। ये भी एक तरह की हमारी फ्रीडम की रिस्ट्रिक्शन होती है। तो भाई उन्होंने एक पॉइंट कहा था, वो पॉइंट आता है फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी कि उनकी एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि ट्रू फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी कि अगर इंसान हर वक्त डर के साथ जी रहा है, चाहे वो डर कहीं का भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट का डर हो, चाहे सोसाइटी का डर हो, या पनिशमेंट का डर हो, तो वो कभी भी ट्रूली फ्री नहीं हो सकता। तो रियल जो फ्रीडम है हमारी, वो हमारी तभी होती है जब इंसान बिना किसी फियर के सही बात बोल सके और सही काम को कर सके। यानी कि जब कोई भी सिटीजन विदाउट एनी फियर अपनी बातों को रखता है, तो वही हमारी सच्ची फ्रीडम मानी जाती है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम, तो नेल्सन मंडेला और जो हमारे आंग सान सू की थे, इन दोनों की लाइफ हमें एक लेसन देती है। क्या लेसन देती है? वो ये लेसन देती है कि फ्रीडम इज नॉट जस्ट ए राइट बट इज ऑल्सो रिक्वायर स्ट्रगल, सेक्रीफाइस एंड करेज। यानी कि फ्रीडम सिर्फ एक लीगल राइट ही नहीं है, फ्रीडम को पाने और बचाने के लिए स्ट्रगल, सेक्रीफाइस और करेज की जरूरत होती है। तो यही जो हमारा आइडियल था, इसी ने ही हमारे साउथ अफ्रीका और जो हमारा म्यांमार था उसको तो प्रभावित किया ही, इसी के साथ साथ इसने इंडिया और जो एशिया अफ्रीका के कई देश थे उनके फ्रीडम मूवमेंट्स को भी इंस्पायर किया। तो हमारे इंडियन फ्रीडम फाइट्स भी इसी आइडियल से इंस्पायर होकर ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लड़े गए थे। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बता दिया, जिसमें हमें याद रखना है कि फ्रीडम ह्यूमन लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट आइडियल है। नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के अगेंस्ट 27 साल जेल में रहकर स्ट्रगल किया। उनका एम इक्वल फ्रीडम और इक्वल रिस्पेक्ट वाला सोसाइटी बनाना था। इसी के साथ साथ जो हमारे आंग सान सू की थे, उन्होंने डेमोक्रेसी और फ्रीडम के लिए पीसफुल स्ट्रगल किया। उनके अकॉर्डिंग ट्रू फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम फियर। तो भाई फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रगल, सेक्रीफाइस और करेज की जरूरत होती है। तो अब हमें फ्रीडम की इंपॉर्टेंस समझ आ गई, लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आखिर जो फ्रीडम है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, यानी कि व्हाट इज फ्रीडम। क्या फ्रीडम का मतलब जो मन में आई वो करना होता है, या फ्रीडम की कुछ भी लिमिट्स होती है? तो इसे ही हम समझेंगे हमारे फ्रीडम वाले चैप्टर में, फ्रीडम वाले टॉपिक में। तो भाई इससे पहले के टॉपिक में हमने देखा कि जो फ्रीडम है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और दुनिया के कई ग्रेट लीडर्स ने इसके लिए अपनी पूरी जिंदगी स्ट्रगल की। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि आखिर फ्रीडम का एक्चुअल मीनिंग क्या है, यानी कि व्हाट इज फ्रीडम, फ्रीडम क्या है। तो भाई क्या फ्रीडम का मतलब है कि हम जो चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे वैसा ही करें? अगर हर इंसान अपनी मर्जी से बिना किसी रूल के काम करेगा तो सोसाइटी का क्या होगा? तो इसी क्वेश्चन का आंसर हमें इस टॉपिक में मिलता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो हमारा आता है फ्रीडम डज नॉट मीन आर्बिट्रेरीनेस। यानी कि स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारा ये शब्द है इसका सिंपल मतलब होता है जो मन में आए वही करना, बिना किसी रूल या रिस्पॉन्सिबिलिटी के। तो कई लोग सोचते हैं मेरी लाइफ है, मैं जो चाहे करूँगा, लेकिन अगर सोसाइटी के हर इंसान ऐसा ही सोचने लगे तो सोसाइटी का क्या होगा? कोई ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करेगा, किसी की प्रॉपर्टी का रिस्पेक्ट नहीं करेगा, हर जगह सिर्फ फाइट्स और कंफ्यूजन होगा। तो इसीलिए हमें कहा जाता है कि अगर हर इंसान सिर्फ अपनी मर्जी करे तो सोसाइटी में चाउस यानी कि जो अव्यवस्था है वो फैल जाएगी। यानी कि रियल फ्रीडम का मतलब कभी भी मनमानी नहीं होता। तो भाई अगर मनमानी नहीं होता तो क्या होता है? तो रियल मीनिंग ऑफ हम फ्रीडम देख लेते हैं। तो भाई रियल फ्रीडम का मतलब है एक इंसान को अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने का पूरा अपॉर्चुनिटी मिलना, यानी कि उसको ऐसे अवसर मिलना जिससे कि वो अपनी पर्सनैलिटी का विकास कर सके। इसी के साथ ही वो दूसरों के लोगों के जो राइट्स है और उनकी जो फ्रीडम्स है उनका भी रिस्पेक्ट करे। यानी कि सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना बल्कि दूसरों की फ्रीडम का भी ध्यान रखना है। तो आपको यही वर्ड याद रखना है कि माई फ्रीडम एंड्स वेयर अनदर पर्सन फ्रीडम बिगेन्स। यानी कि जहां पर हमारी फ्रीडम, हमारी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक दूसरे की फ्रीडम को नुकसान ना पहुंचे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है फ्रीडम हेल्प्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यानी कि भाई जो फ्रीडम है वो सिर्फ हमें चॉइस ही नहीं देती, ये हमें अपनी एबिलिटीज डेवलप करने का भी चांस देती है। जैसे कि आप देखिए हर स्टूडेंट का जो टैलेंट है वो अलग अलग होता है। कोई तो स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई म्यूजिक में अच्छा होता है, कोई साइंस में अच्छा होता है, तो कोई राइटिंग में। अगर सोसाइटी उसको अपने टैलेंट दिखाने की फ्रीडम ही ना दे तो वो कभी भी अपना फुल पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारी फ्रीडम है वो इंसान की क्रिएटिविटी, सेंसिटिविटी और एबिलिटीज, इन तीनों को डेवलप करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रीडम इन ए फ्री सोसाइटी। तो स्टूडेंट, बुक कहती है कि एक फ्री सोसाइटी वो होती है
जहां लोग अपने इंटरेस्ट चॉइस कर सके, अपने डिसीजंस खुद ले सके और अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी सके। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, उनकी जो फ्रीडम है उससे किसी दूसरे इंसान की जो फ्रीडम है उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर किसी का एक्शन दूसरे को हार्म करता है तो उस पर रिस्पॉन्सिबल रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। यही एक हेल्थी डेमोक्रेटिक सोसाइटी की हमारी पहचान भी होती है, यानी कि कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी आपकी फ्रीडम पर लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हाई इज फ्रीडम वैल्यूबल। जो फ्रीडम है वो वैल्यूबल इसलिए भी है क्योंकि जो फ्रीडम है वो हमें चॉइस तो देती ही है, इसके साथ साथ इसमें हम अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन खुद ले सकते हैं। कौन कौन से डिसीजन, जैसे कि आप देखिए कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज करना है, कौन सी जॉब करनी है, कहाँ पर रहना है, या किस फील्ड में अपना करियर बनाना है। तो फ्रीडम हमें अपनी कॉन्सिनेंस एंड जो डिटरमाइन द डायरेक्शन है उसके लिए राइट देती है, और इसी वजह से हर इंसान अपनी लाइफ की जो डायरेक्शन है वो खुद डिसाइड कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, अब हमने फ्रीडम का एक्चुअल मीनिंग समझ आ गया, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि अगर फ्रीडम इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर लोगों की जो फ्रीडम है उन पर रिस्ट्रिक्शंस कौन लगाता है? क्या सिर्फ गवर्नमेंट या सोसाइटी भी किसी की फ्रीडम को लिमिट कर सकती है? तो इसी को हम नेक्स्ट टॉपिक सोर्सेज ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम इसमें समझेंगे, यानी कि जो हमारी फ्रीडम है उस पर रिस्ट्रिक्शन, उस पर प्रतिबंध कहाँ कहाँ से लगते हैं। तो भाई अब तक हमने समझा कि फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हर इंसान को फ्रीडम मिलेगी तो उस पर कई बार रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई जाती है? और सबसे बड़ी बात, ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये आखिर लगाता कौन है? या सिर्फ गवर्नमेंट या सोसाइटी? तो चलिए इस टॉपिक को भी हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। तो भाई सबसे पहला पॉइंट आता है, गवर्नमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम। तो भाई फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शन लगाने के सबसे पहला जो सोर्सेज है वो है हमारे गवर्नमेंट्स। तो गवर्नमेंट्स क्या करती है? गवर्नमेंट्स कई बार ऐसे लॉज बनाती है जिनसे लोगों की फ्रीडम को लिमिट लगती है। तो अब यहाँ पर एक बात समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, हर रिस्ट्रिक्शन जो होता है वो गलत नहीं होता। तो भाई कई रिस्ट्रिक्शन जो है वे हमारी सोसाइटी की सेफ्टी के लिए भी होते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक ना हो, यहाँ पर हमारे दो तरह की आई, एक आई हमारी अगर हमारी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं है, और एक वो अगर हमारी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है। तो अगर हमारी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं होगी तो वहां पर लॉज लोगों को प्रोटेक्ट करने के बजाय उनका जो ऑप्रेसिव है वो भी कर सकता है। यानी कि गवर्नमेंट अगर अपनी पावर का मिसयूज करे तो जो फ्रीडम है वो डेंजर में भी आ सकती है, वो खतरे में भी आ सकती है। तो इसके एग्जाम्पल आपने अपनी हिस्ट्री में भी देखे हैं। पहला जो एग्जाम्पल है वो है कॉलोनियल रूल, और सेकंड जो है वो है साउथ अफ्रीका का। तो भाई पहला एग्जाम्पल कॉलोनियल रूल, जब हमारे इंडिया पर ब्रिटिश रूल था तब इंडियंस को जो पूरी फ्रीडम थी वो नहीं मिली थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा बहुत से लॉज बनाए जो कि इंडियंस के राइट्स को लिमिट करते हैं। अब दूसरा जो एग्जाम्पल था वो था हमारा साउथ अफ्रीका का। तो भाई इसमें जो रंग भेद वाला सिस्टम मैंने आपको बताया था, इसमें क्या होता था, इसमें ब्लैक पीपल के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो उन्हें इक्वल राइट्स और फ्रीडम नहीं दी जाती थी। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल्स है ये हमें दिखाते हैं कि जब गवर्नमेंट अनफेयर लॉज बनाती है तो फ्रीडम सीरियसली अफेक्ट होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जब हमारे गवर्नमेंट जो है उसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, यानी कि डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट फ्रीडम। तो भाई अगर गवर्नमेंट ही रिस्ट्रिक्शंस लगाती है तो लोग अपनी फ्रीडम को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? तो इसका आंसर है डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि भाई जो डेमोक्रेसी है इसमें जो सिटीजन्स है वे अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं, यानी कि वही अपने रूलर्स को चुनते हैं। और अगर गवर्नमेंट कोई भी गलत काम करे तो लोग इलेक्शंस के थ्रू से चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो सरकार होती है वो जनता के लिए अकाउंटेबल होती है। तो इसीलिए डेमोक्रेसी को फ्रीडम प्रोटेक्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम भी माना जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट्स हमारा, वो आता है सोसाइटी कैन ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम। यानी कि पहला जो सोर्सेज था हमारा वो था गवर्नमेंट, दूसरा जो सोर्सेज है वो है हमारी सोसाइटी यानी कि हमारा समाज। तो भाई बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करती है, लेकिन जो सोसाइटी है वो भी किसी इंसान की फ्रीडम को लिमिट कर सकती है। कैसे? आप देखें, अगर हमारी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम हो, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो, पॉवर्टी हो या सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो, तो भाई बहुत से लोग अपनी मर्जी की लाइफ नहीं जी पाते। एग्जाम्पल के लिए आप देखें, अगर कोई टैलेंटेड स्टूडेंट सिर्फ गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पा रहा तो टेक्निकली उसके पास फ्रीडम है, लेकिन प्रैक्टिकली वो अपनी फ्रीडम का यूज ही नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए सिर्फ लीगल फ्रीडम देना इनफ नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट आता है रियल फ्रीडम को लेकर। तो भाई रियल फ्रीडम हमारी तभी पॉसिबल होती है जब सोसाइटी से अनजस्टिस, सोशल और इकोनॉमिक बैरियर्स को खत्म कर दिया जाता है, उनको एलिमिनेटेड किया जाता है। यानी कि अगर सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी बनी रहेगी
तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम लिख देने से लोग ट्रूली फ्री नहीं बन जाएंगे। तो रियल फ्रीडम के लिए गवर्नमेंट और सोसाइटी इन दोनों को मिलकर ही अनफेयर रिस्ट्रिक्शन को खत्म करना होगा। तो स्टूडेंट, अब हमें समझ आ गया कि फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगती है और कौन लगाता है। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारी रिस्ट्रिक्शंस जरूरी है तो उनकी क्या लिमिट होनी चाहिए? क्या बिना रिस्ट्रिक्शन के सोसाइटी चल सकती है? तो इसी को हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक व्हाई डू वी नीड रिस्ट्रिक्शंस इसमें समझेंगे। तो भाई पिछले टॉपिक में हमें समझ में आ गया कि गवर्नमेंट और सोसाइटी ये दोनों ही हमारी फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। लेकिन अगर फ्रीडम इतनी इंपॉर्टेंट है तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या हर रिस्ट्रिक्शंस गलत होती है या कुछ रिस्ट्रिक्शंस सोसाइटी के लिए जरूरी भी होती है? तो इसी क्वेश्चन का आंसर हम इस टॉपिक में समझते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है फ्रीडम कैन नॉट बी अनलिमिटेड। यानी कि भाई जो फ्रीडम है वो कभी भी हमारी अनलिमिटेड नहीं होती। सोचो, आप खुद ही सोचो, अगर किसी कंट्री में कोई ट्रैफिक रूल्स ही ना हो, हर इंसान अपनी मर्जी से गाड़ी चलाएगा, कोई रेड लाइट नहीं मानेगा, कोई स्पीड लिमिट फॉलो नहीं करेगा, तो क्या होगा? इससे क्या होगा? एक्सीडेंट्स भी बढ़ जाएंगे, लोग अनसेफ भी फील करेंगे और सोसाइटी में जो चाउस है, जो हमारा अराजकता है, वो फैल जाएगा। यानी कि अगर फ्रीडम के साथ रूल्स ना हो तो दूसरों की फ्रीडम और सेफ्टी दोनों डेंजर में आ जाती है। तो इसीलिए जो हमारी फ्रीडम है उसके साथ साथ कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस है वे भी जरूरी होते हैं। तो भाई रिस्ट्रिक्शंस क्या करते हैं? रिस्ट्रिक्शंस प्रोटेक्ट एवरीवन फ्रीडम। यानी कि जो हमारे रिस्ट्रिक्शंस है इनका पर्पस होता है लोगों की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना। यानी कि ये लोगों की फ्रीडम को छीनती नहीं है बल्कि उसको प्रोटेक्ट करती है। तो भाई आप एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, मान लो अगर कोई लाउड स्पीकर रात भर बहुत जोर से बजाए तो शायद उसको म्यूजिक सुनने की फ्रीडम हो, लेकिन उसकी जो वजह है उसकी वजह से उसके आसपास के जो लोग हैं उनकी जो स्लीप है, उनकी जो नींद है वो डिस्टर्ब होगी। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने लाउड स्पीकर के टाइम पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। तो क्या ये रिस्ट्रिक्शन गलत है? जी नहीं। ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये इसलिए लगाई गई है ताकि एक इंसान की जो फ्रीडम है उसकी वजह से दूसरे की फ्रीडम को डिस्टर्बेंस ना हो, यानी कि कोई भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसीलिए हमारी फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है। तो भाई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर नेसेसरी। यानी कि जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है वो आखिर होता क्या है? तो भाई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमारा एक ऐसा रूल होता है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाया जाता है। तो ये रिस्ट्रिक्शन किसी को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी में जो हमारी सोसाइटी है उसमें पीस यानी कि शांति, सिक्योरिटी और ऑर्डर बनाए रखने के लिए भी लगाई जाती है। तो इसीलिए हर रिस्ट्रिक्शंस को गलत नहीं कहा जा सकता। अगर रिस्ट्रिक्शन फेयर और जस्टिफाई हो तो वो डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्ट्रिक्शन शुड नॉट बिकम ऑपरेशन। यानी कि भाई हर रिस्ट्रिक्शन हमारी सही भी नहीं होती। तो भाई कभी कभी हमारी ऐसा रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी जाती है जो कि गवर्नमेंट बिना किसी वैलिड रीजन के लगाती है और उससे फिर लोगों की फ्रीडम छीन लेती है। तो उन्हें अपनी बात बोलने ना दे या पीसफुली प्रोटेक्ट करने से रोक दे। तो ऐसी जो रिस्ट्रिक्शंस होती है ये हमारी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होती है, यानी कि ये हमारी डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाती है। तो रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल होनी चाहिए, ऑपरेसिव नहीं। तो ये जो डिफरेंस है ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये जो टॉपिक है ये हमसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो हमारा आता है बैलेंस बिटवीन फ्रीडम एंड रिस्ट्रिक्शंस। तो भाई एक अच्छी सोसाइटी हमारी वही होती है, यानी कि एक आइडियल सोसाइटी हमारी वही होती है जहां पर फ्रीडम और रिस्ट्रिक्शंस दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस हो। तो भाई डिक्टेटरशिप का डेंजर होगा अगर रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगी तो जो हमारी डिक्टेटरशिप है वो फैल जाएगी, और अगर रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी तो भाई रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी तो जो अनार्ची है यानी कि जो हमारा लोनेस है वो फैल जाएगी और ना ही लोग सेफ फील कर पाएंगे और जो फ्रीडम्स है वो भी पीछे रह जाएगी। तो भाई इसीलिए डेमोक्रेसी का जो एम है वो ये होता है कि जो हमारे लोग हैं उनको मैक्सिमम फ्रीडम देना। तो लेकिन इसी के साथ साथ जो सोसाइटी है उसके इंटरेस्ट को भी हमें प्रोटेक्ट करना होता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज विच रिस्ट्रिक्शंस आर जस्ट एंड विच आर अनजस्ट। पॉलिटिकल थ्योरी अटेम्प्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। यानी कि कौन सी रिस्ट्रिक्शंस सही है और कौन सी रिस्ट्रिक्शंस गलत है, इसका जो आंसर है वो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी देती है। तो स्टूडेंट्स अब हमें समझ आ गया कि रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत क्यों होती है। लेकिन अब एक बहुत ही फेमस पॉलिटिकल थिंकर के बारे में आप पढ़ेंगे जिन्होंने फ्रीडम को एक नए पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा हार्म प्रिंसिपल को लेकर बाय जॉन स्टुअर्ट मिल। तो इस टॉपिक में हम समझेंगे कि गवर्नमेंट किसी इंसान की फ्रीडम में कब इंटरफेस कर सकती है और कब नहीं।
तो वही अब तक हमने समझा कि फ्रीडम इंपॉर्टेंट है और कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी जरूरी होती है। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट किसी इंसान की जो फ्रीडम है उसको कब रिस्ट्रिक्ट कर सकती है और कब नहीं। क्या गवर्नमेंट जब चाहे किसी की फ्रीडम छीन सकती है या उसके लिए भी कोई रूल होना चाहिए? तो इसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो दिया था एक फेमस इंग्लिश फिलोसफर जॉन स्टुअर्ट मिल ने। तो उन्होंने एक बहुत ही फेमस प्रिंसिपल दिया जिसे हम हार्म प्रिंसिपल या हानि सिद्धांत भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वो जॉन स्टुअर्ट मिल, यानी कि जो जॉन स्टुअर्ट मिल है वे कौन थे। तो भाई जो जॉन स्टुअर्ट मिल थे ये हमारे 19th सेंचुरी के एक फेमस पॉलिटिकल थिंकर और फिलोसफर थे। तो उन्होंने फ्रीडम के बारे में बहुत ही डीपली सोचा और बताया कि किसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में गवर्नमेंट की पावर की भी एक लिमिट होनी चाहिए। तो भाई उनका मानना था कि फ्रीडम डेमोक्रेसी की सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज में से एक है, इसीलिए बिना किसी वजह के, बिना किसी रीजन के फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल है ये इन्होंने अपनी एक फेमस बुक ऑन लिबर्टी इसमें दिया हुआ है। तो चलिए समझ लेते हैं व्हाट इज द हार्म प्रिंसिपल, यानी कि जो हार्म प्रिंसिपल है, हानि सिद्धांत है, वो आखिर है क्या। तो भाई जो हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल है उनके अकॉर्डिंग हर इंसान को अपनी मर्जी से जीने की पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, यानी कि हर इंसान को अपनी मर्जी से जीने की फ्रीडम है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जब तक उसके एक्शन से किसी दूसरे के इंसान को हार्म ना पहुंचे या नुकसान ना पहुंचे तब तक ही उसकी फ्रीडम है। यानी कि अगर आपका एक्शन सिर्फ आपको अफेक्ट करता है तो गवर्नमेंट को उसमें इंटरफेस नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपके एक्शन से किसी दूसरे पर्सन की, किसी दूसरे इंसान को नुकसान हो रहा है तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो इसी आइडिया को कहा जाता है हार्म प्रिंसिपल, यानी कि हानि सिद्धांत। तो आप एक एग्जाम्पल से समझिएगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। तो भाई मान लो आप अपने रूम में लाउड म्यूजिक सुन रहे हो, तो अगर आवाज आप तक लिमिटेड है और किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन अगर आप तो ये आपकी एक पर्सनल चॉइस हो गई। लेकिन आप मानो अगर आप रात के 2 बजे आप इसमें लाउड म्यूजिक बजा रहे हो, तो अब जो पूरा आस पड़ोस के लोग आपके, उनकी नींद खराब हो रही है, तो अब आपका एक्शन दूसरों को हार्म कर रहा है। तो इस सिचुएशन में जो गवर्नमेंट है या पुलिस है वो आपको रोक भी सकती है। तो यही हार्म प्रिंसिपल का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो यही था हमारा हार्म प्रिंसिपल। अब जो हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल थे इन्होंने एक्शंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। तो सबसे पहला जो हमारा एक्शन है वो है हमारा सेल्फ रिलेटेड टास्क और सेकंड है अदर रिलेटेड टास्क। तो आप इनको समझिएगा कि ये जो टास्क है ये हमारे कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे सेल्फ रिलेटेड टास्क के बारे में, यानी कि ये हमारे कौन से कार्य, कौन से एक्शन होते हैं। तो भाई यहाँ पर आप एक चीज समझिएगा, मान लीजिएगा ये गवर्नमेंट है, ये हमारी कोई अन्य संस्था है जो हम पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ये कोई बंदा ए और ये कोई बंदा बी। तो भाई आप मान लीजिएगा ये हमारे जो सेल्फ रिलेटेड टास्क होते हैं ये हमारे वे एक्शंस होते हैं जिनका इफेक्ट सिर्फ उस इंसान पर पड़ता है जो वो एक्शन कर रहा है। तो भाई अब आप इसको समझिएगा, ये जो मैटर होते हैं इनमें जो हमारे स्टेट और एक्सटर्नल एजेंसी है उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप देखिए ये स्टेट है, ये एक्सटर्नल एजेंसी है, ये कोई पर्सन ए, ये कोई पर्सन बी। तो अगर कोई पर्सन ए ऐसे काम कर रहा है जिससे कि उसी को ही हार्म हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो हार्म है वो सिर्फ पर्सन ए को हो रहा है, पर्सन बी को किसी भी तरह का हार्म नहीं हो रहा, उसको किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो रहा, तो इसको हम कहेंगे सेल्फ रिलेटेड टास्क। और जो हमारे सेल्फ रिलेटेड टास्क होते हैं इसमें स्टेट और जो एक्सटर्नल एजेंसी है ये किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती, किसी भी तरीके का कोई इंटरफेस नहीं कर सकती। लेकिन अगर कोई पर्सन ए ऐसे काम कर रहा है जिससे उसे खुद को तो नुकसान हो ही रहा है, इसके साथ जो हमारा पर्सन बी है इसको भी नुकसान हो रहा है, तो इसी को हम कहेंगे अदर रिलेटेड वर्क। तो भाई यहाँ पर जो हमारा स्टेट और एक्सटर्नल एजेंसी है ये बीच में इंटरफेस कर सकती है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि जो हमारा सेल्फ रिलेटेड एक्शंस है और जो अदर रिलेटेड एक्शंस है वे क्या है। तो भाई मील के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है उसका इंटरफेरेंस सिर्फ अदर रिगार्डिंग एक्शंस में जस्टिफाई है, न कि सेल्फ रिलेटेड टास्क में। तो ये थे आपके सेल्फ रिलेटेड टास्क और अदर रिलेटेड टास्क। अब हम बात कर लेते हैं हमारे इंपोर्टेंस ऑफ द हार्म प्रिंसिपल, यानी कि जो हमारा हानि सिद्धांत है, हार्म प्रिंसिपल है, इसका क्या महत्व है। तो भाई जो हमारा हार्म प्रिंसिपल है इसका मेन पर्पस था फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस बनाना। तो जो हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल थे वे नहीं चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है वो हर छोटी छोटी बातों के लिए सिटीजन्स की पर्सनल लाइफ को कंट्रोल करे। जैसे कि आप देखें, अगर आप एक एग्जांपल देखें, मान लो अगर आप लाउड म्यूजिक बजा रहे हो
तो भाई इसको क्या हो सकता है, इसके लिए आप डायरेक्टली पुलिस या लीगल एक्शन नहीं ले सकते। आप सबसे पहले इसको एक सोशल लेवल पर सोल्व करने की कोशिश करो। अगर सोशल लेवल पर नहीं सोल्व हो पाता, तब आप एक पुलिस और लीगल एक्शन ले सकते हो। वे ये भी मानते थे कि किसी की फ्रीडम से दूसरे लोगों को नुकसान हो रहा है तो गवर्नमेंट को उस पर एक्शन भी लेना चाहिए। यानी कि अगर कोई काम ऐसा हो रहा है जिससे कि किसी की सेफ्टी, किसी की लाइफ और किसी की राइट्स, इन पर हार्म हो रहा है, तो वे लीगल रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं, गवर्नमेंट एक्शंस भी ले सकती है। यानी कि मैक्सिमम फ्रीडम बट विदाउट हार्मिंग अदर्स। यही हमारे हार्म प्रिंसिपल का एक इसी सेंस है। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं, हेट स्पीच हो गई, इंसिडेंट हो गए, वॉयलेंस हो गए, एक्टिविटीज हो गई, तो ये जो काम है इनसे जो हमारी व्यवस्था है वो बिगड़ती है। तो ये हमारे सीरियस हार्म होते हैं, इन पर जो गवर्नमेंट है वो एक्शन ले सकती है। लेकिन लोगों के लाइफस्टाइल, उनके आइडियाज, उनके बिलीफ, इन पर जो गवर्नमेंट है वो एक्शन नहीं ले सकती है। तो आपको यही याद रखना है कि जो हमारे रिस्ट्रिक्शंस है वे हमारे स्ट्रिक्ट है, लेकिन वे दूसरों की फ्रीडम को भी बचा कर रखते हैं। तो यही था स्टूडेंट्स हमारा हार्म प्रिंसिपल का टॉपिक्स। तो भाई अब तक हमने जॉन स्टुअर्ट मिल का हार्म प्रिंसिपल समझा, लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आखिर रियल फ्रीडम किसे कहेंगे? क्या सिर्फ गवर्नमेंट का इंटरफेस ना करना ही रियल फ्रीडम है, या सिर्फ इंटरफेस ना होने से कोई इंसान ट्रूली फ्री बन जाता है? तो भाई मान लीजिएगा किसी इंसान को पूरी फ्रीडम है, लेकिन उसके पास पढ़ने के पैसे ही नहीं है, जो भी नहीं है, और ना ही हेल्थ फैसिलिटीज है, तो क्या वो सच में फ्री है? जी नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें देता है पॉजिटिव और निगेटिव फ्रीडम, यानी कि निगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि जो फ्रीडम है, ये जो लिबर्टी है, ये आखिर है क्या। तो सबसे पहले आती है हमारी निगेटिव लिबर्टी, यानी कि सबसे पहले हम समझते हैं कि जो निगेटिव लिबर्टी है वो क्या है, यानी कि व्हाट इज निगेटिव लिबर्टी। तो भाई निगेटिव लिबर्टी का एक सिंपल सा मीनिंग है, ए पर्सन लाइफ शुड हैव मिनिमम एक्सटर्नल इंटरफेस। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि जो गवर्नमेंट है या सोसाइटी है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, वो बिना जरूरत के किसी भी इंसान की जो पर्सनल लाइफ है उसमें इंटरफेस नहीं कर सकता। तो ये जो हमारी थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग हर इंसान को अपनी लाइफ का जो डिसीजन है वो खुद लेने का राइट होना चाहिए। यानी कि वो क्या सोचे, कैसे रहे, क्या पहने, क्या लाइफस्टाइल चॉइस करे, ये उसके पर्सनल मैटर है। बस एक कंडीशन इसमें यही आती है कि जो उसके एक्शंस है उससे किसी दूसरे को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। अगर हम बात करें निगेटिव लिबर्टी की ऑब्जेक्टिव को लेकर, तो भाई जो हमारी निगेटिव लिबर्टी है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिविजुअल को अननेसेसरी इंटरफेस से बचाना। तो भाई इस थ्योरी का मानना है कि जो गवर्नमेंट का रूल है वो हमारा लिमिटेड होना चाहिए, यानी कि जितने कम हमारे ऊपर अननेसेसरी इंटरफेस होंगे उतना ही ज्यादा इंडिविजुअल फ्रीडम होगी। तो इसीलिए जो निगेटिव लिबर्टी है उसका जो सेंट्रल क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट एम आई फ्री टू डू, यानी कि मैं किन किन एरियाज में एक्सटर्नल कंट्रोल से फ्री हूं, यानी कि मुझे क्या क्या स्वतंत्रता है। तो यही हमारी निगेटिव लिबर्टी हो गई। तो भाई अब हम बात करते हैं पॉजिटिव लिबर्टी की। तो जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो सिर्फ इंटरफेस ना होने की बात नहीं करती। ये क्या कहती है? ये कहती है कि हर इंसान को अपनी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, जो उसका फुल डेवलपमेंट है, उसके लिए जरूरी अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज भी मिलने चाहिए। जैसे कि आप सोचो, मान लीजिएगा दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट के पास तो पढ़ने की फ्रीडम है, लेकिन दूसरे के पास स्कूल भी नहीं है, बुक्स ही नहीं है या पैसे नहीं है। तो भाई क्या वो अपनी फ्रीडम का यूज कर पाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर जो अनइक्वालिटी है वो हो जाती है। तो भाई इसीलिए जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो कहती है कि सिर्फ लीगल जो फ्रीडम है उसको देने से ही हमारी जो फ्रीडम है वो पूरी नहीं होती। तो जो गवर्नमेंट है उसको एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और जो डिग्निफाइड लाइफ है इसके जैसे अपॉर्चुनिटीज भी जो सिटीजन्स है उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी पॉजिटिव लिबर्टी है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी कि वाई पॉजिटिव लिबर्टी इज इंपॉर्टेंट। तो भाई जो हमारे पॉजिटिव लिबर्टी के थिंकर्स थे, कौन कौन थिंकर्स थे आप उनको भी देख लीजिएगा। वे थे हमारे रूसो, हेगल, मार्क्स, गांधी और ऑरबिंडो। तो भाई ये जो हमारे ऐसे थिंकर्स थे, ऐसे सपोर्टर्स थे जो कि पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते थे। तो भाई इनका मानना था कि अगर कोई इंसान पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी या सोशल इनइक्वालिटी की वजह से अपनी जो एबिलिटीज है उसको डेवलप नहीं कर पा रहा, तो टेक्निकली वो फ्री हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो फ्री नहीं है। इसीलिए जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो हमेशा ये कहती है कि जो गवर्नमेंट है उसको वेलफेयर स्टेट की तरह है। तो भाई वेलफेयर स्टेट क्या होता है आप उसको भी समझिएगा। वेलफेयर स्टेट हमारा वो होता है स्टूडेंट
जहां पर जो स्टेट है वो सिटीजन्स के वेलफेयर को प्रियोरिटी देता है। तो भाई वेलफेयर स्टेट की तरह काम करना चाहिए और हर इस सिटीजन को आगे बढ़ाने के इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। तो भाई पॉजिटिव लिबर्टी का एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वो रूल्स मी, यानी कि कौन मुझ पे शासन कर रहा है। तो इसका आइडियल आंसर है आई रूल माई सेल्फ, यानी कि मैं स्वयं खुद पर शासन कर रहा हूं। यानी कि एक इंसान को इतना कैपेबल बनाना कि वो अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सके और किसी की मजबूरी का शिकार ना हो। तो भाई जो हमारे रूसो, हेगल, मार्क्स, महात्मा गांधी, श्री ऑरोबिंदो, ये जो थिंकर्स है ये हमारे पॉजिटिव लिबर्टी से ही जुड़े हुए हैं। तो इन सभी का मानना यही था कि जो इंडिविजुअल का डेवलपमेंट है ये हमारी सोसाइटी के अंदर ही पॉसिबल हो सकता है। तो इसीलिए जो सोसाइटी और स्टेट है इन दोनों को ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी चाहिए जिससे कि हर इंसान अपनी फुल पोटेंशियल को अचीव कर सके। तो यही था स्टूडेंट्स हमारी पॉजिटिव फ्रीडम। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि निगेटिव फ्रीडम क्या है और पॉजिटिव फ्रीडम क्या है। अब हम बात कर लेते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस की, यानी कि डिफरेंस बिटवीन निगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। तो स्टूडेंट दोनों कॉन्सेप्ट्स के डिफरेंस को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके डिफरेंस को समझ लेते हैं। तो आप दो चीज मान के चलिए, एक तरफ है हमारा नेगेटिव और एक तरफ है पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव लिबर्टी है इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका जो फोकस है वो ये है कि मुझे कोई अननेसेसरी डिस्टर्ब ना करे, यानी कि जो एक्सटर्नल इंटरफेस है वो कम से कम होना चाहिए। लेकिन अगर आप बात करें पॉजिटिव लिबर्टी की तो इसका जो फोकस होता है वो ये होता है कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटीज, जो नेसेसरी अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज है वे मिलनी चाहिए। यानी कि सिर्फ फ्रीडम ही नहीं बल्कि एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट के रिसोर्सेज भी मिलने चाहिए। इसी तरीके से जो हमारी निगेटिव लिबर्टी है इसमें स्टेट का जो रोल है वो बहुत ही लिमिटेड माना जाता है, जबकि जो पॉजिटिव लिबर्टी है इसमें वेलफेयर स्टेट के एक्टिव रोल बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसी के साथ साथ भाई ये जो दोनों है ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ये दोनों मिलकर ही ऑल राउंड डेवलपमेंट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी सिटीजन का। तो भाई अब हम चैप्टर 2 के लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर किसी इंसान को अपनी बात बोलने की परमिशन ही ना हो, अपने ओपिनियन ही शेयर ना कर सके, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर क्वेश्चन ना पूछ सके, या अपने जो आइडियाल्स है उनको वो एक्सप्रेस ही ना कर सके, तो क्या उस सोसाइटी को डेमोक्रेटिक सोसाइटी कहा जा सकता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को डेमोक्रेसी की सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीडम में से भी एक माना जाता है। यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीडम्स ऑफ इंडिविजुअल। तो भाई सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि जो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो आखिर है क्या। तो भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि हर सिटीजन्स को अपने थॉट, अपने जो आइडियाज है, अपने जो ओपिनियंस है, अपनी जो पब्लिश है, अपनी जो राइट है, इनको पब्लिश करने का एक पीसफुल मीडियम के थ्रू भी एक्सप्रेस करने का स्वतंत्रता होनी, यानी कि हर इंसान को अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है कि व्हाई इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट, यानी कि जो हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ये हमारी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो भाई इसका ये है क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो हमारी तभी स्ट्रॉन्ग बनती है जब लोग ओपनली अपने ओपिनियंस दे सकते हैं। तो अगर सिटीजन्स को बोलने की फ्रीडम ही नहीं होगी तो गवर्नमेंट की मिस्टेक्स भी कभी सामने नहीं आएगी, डिस्कशन नहीं होगा, डिबेट नहीं होगी और जो नए आइडियाज है वे भी डेवलप नहीं होंगे। यानी कि जो हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल है वे भी यही कहते हैं कि अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन शुड नॉट बी इम्पोज ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो भाई इसीलिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को डेमोक्रेसी की फाउंडेशन भी माना जाता है। अब आता है डज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीन एनीथिंग कैन बी सेड, यानी कि भाई यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन होता है कि कई लोग तो सोचते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इसका मतलब ये है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। जैसे कि हमारी जो फ्रीडम है वो अनलिमिटेड नहीं होती, ऐसे ही जो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो भी अनलिमिटेड नहीं होती, इसके साथ हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी होती है। तो भाई मान लो अगर कोई इंसान अपनी स्पीच से वॉयलेंस को इनकरेज करे, हेटेड फैलाए या किसी की रेपुटेशन को बिना रीजन नुकसान पहुंचाए, तो गवर्नमेंट उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकती है। यानी कि फ्रीडम के साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वे भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अगर हम बात करें हमारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में, तो भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है
लेकिन इसके साथ साथ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की भी परमिशन देता है। तो ये रिस्ट्रिक्शन इसलिए होते हैं ताकि जो हमारा सोसाइटी है उसमें पब्लिक ऑर्डर बना रहे, नेशनल सिक्योरिटी प्रोटेक्ट रहे और सोसाइटी में पीस और हार्मोनी बने रहे। तो इसीलिए हर डेमोक्रेटिक कंट्री में फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ चलते हैं। तो भाई आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है जो हमारी बुक है, जो फिल्म है, इन पर बैन लग जाता है। क्यों? क्योंकि भाई कभी कभी ये हमारे समाज के लिए सेफ नहीं होती, तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, वो इन पर बैन लगा देती है। अब अगर हम बात करें हमारी डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में फ्रीडम के इंपॉर्टेंस के बारे में, तो भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये हमारी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती है। तो भाई जब सिटीजन्स फ्रीली क्वेश्चंस पूछते हैं, अपनी ओपिनियंस देते हैं और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, तो गवर्नमेंट भी अपने डिसीजंस को और बेटर बनाने की कोशिश करती है। तो इसी प्रोसेस में जो डेमोक्रेसी है वो और ज्यादा स्ट्रांग होती है। जैसे कि आप देखें हमारे यहाँ जो मीडिया है, जो हमारी प्रेस है, उसको बहुत ही ज्यादा फ्रीडम मिली हुई है। क्यों? क्योंकि भाई फ्रीडम इसको इसलिए मिली है क्योंकि उसी के बेस पे हमारा जो गवर्नमेंट है वो सही डिसीजन लेती है। क्योंकि अगर कहीं पर भी गवर्नमेंट गलत डिसीजन लेती है तो हमारी प्रेस उसको सभी लोगों के सामने ला देती है। यानी कि फ्रीडम को एक्सप्रेशन सिर्फ एक इंडिविजुअल राइट ही नहीं है, ये हमारी एक हेल्थी डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ भी है। तो भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे कैरियर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर कोई भी एक्सप्रेशन वॉयलेंस करता है, हेटर करता है, सीरियस हार्म करता है, तो उस पर लीगल रिस्ट्रिक्शंस भी लग सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज इसी के साथ ही हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट होता है। तो आज हमने चैप्टर नंबर 2 इंडिपेंडेंस कंप्लीट कर लिया। इस चैप्टर में हमने सीखा कि जो फ्रीडम है वो ह्यूमन लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम का मतलब मनमानी नहीं होता। गवर्नमेंट और सोसाइटी दोनों ही हमारी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है और रिस्ट्रिक्शन तभी सही है जब वो रीजनेबल हो। इसी के साथ इसमें हमने जॉन स्टुअर्ट मिल का हार्म प्रिंसिपल भी पढ़ा, पॉजिटिव लिबर्टी और निगेटिव लिबर्टी भी पढ़ी और एंड में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा। तो एक लाइन आपको हमेशा याद रखनी है कि रियल फ्रीडम वही है जहां इंसान अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी सके और साथ ही दूसरों की फ्रीडम का भी रिस्पेक्ट करे। तो अगर आपने चैप्टर 2 के ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लिए तो एग्जाम में कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 के साथ।